हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। तो द्विघात समीकरण को कहते हैं इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब द्विघात समीकरण होता क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। तो जैसे देखिए, आप लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ है बहुपद। उस बहुपद में आप लोगों ने बहुपद का जो प्रकार पढ़ा था, उसमें आप लोगों ने पढ़ा था द्विघात बहुपद। कुछ इस तरह के होते थे, द्विघात बहुपद। ये क्या है? द्विघात बहुपद। इसका नाम अगर हम लोग लिखें तो लिखेंगे द्विघात बहुपद। अब देखिए, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में थोड़ा सा अंतर होता है। द्विघात बहुपद में अगर हम लोग बराबर लिख के 0 लिख दें या कोई भी संख्या लिख दें तो हो जाएगा द्विघात समीकरण। इसी को अगर हम लोग ऐसे लिख देते हैं 2x² + 3x + 5 = 0। देखिए, हमने इक्वल लगा के और कोई भी संख्या अगर हम लोग लिख देते हैं तो जो द्विघात बहुपद होता है वो बदल जाता है किसमें? द्विघात समीकरण में। द्विघात समीकरण। तो ये आप लोग याद रखेंगे। द्विघात समीकरण कहते किसको हैं? द्विघात समीकरण मतलब द्वि मतलब होता है दो, दो घात वाला समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है? दो घात वाला समीकरण। अब दो घात वाला समीकरण किसको कहते हैं? चर का जिस भी समीकरण में चर का अधिकतम घात 2 होगा, अधिकतम घात 2 से ज्यादा नहीं और 2 से कम भी नहीं, चर का अधिकतम घात जिस भी समीकरण में 2 होगा उसे ही हम लोग दो घात वाला समीकरण या द्विघात समीकरण कहेंगे। समीकरण कहने का मतलब ये हो जाता है कि उसमें बराबर लग जाएगा और बराबर के दाहिने साइड में और बाएं साइड में दोनों में संख्याएं होंगी, तो वही समीकरण कहलाता है दो घात वाला। चर का अधिकतम घात 2 होगा तो दो घात वाला समीकरण कहलाएगा। अब देखिए, ये जो दो घात वाला समीकरण है इसका मूल रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का मूल रूप, इसे ही व्यापक रूप भी कहते हैं। मूल रूप मतलब द्विघात समीकरण किस तरह का होता है, तो आप लोग ये याद रखेंगे ax² + bx + c = 0। यही द्विघात समीकरण का मूल रूप है। इसी को द्विघात समीकरण का व्यापक रूप भी कहते हैं। मतलब कि द्विघात समीकरण इसी तरह के होते हैं। अब इसमें a b c क्या है ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। यहाँ पर a b c चर नहीं है, याद रखेंगे आप लोग। चर हमेशा यहाँ पर x होगा, चर का घात 2 है, चर का घात 1 है, यहाँ चर का घात 0 है। a b c तीनों क्या हैं? वास्तविक संख्याएं। ये आप लोग 9th में भी पढ़ चुके हैं, 10th में भी हमने बताया हुआ है। वास्तविक संख्याएं a b c वास्तविक संख्याएं हैं। और यहां याद रखेंगे आप लोग जहां a ≠ 0। द्विघात समीकरण में ये a 0 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये पूरा ये 0 हो जाएगा, x² वाला पद, और यहां पर एक चर वाला समीकरण हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला 0 नहीं हो सकता है, मतलब ये दोनों 0 हो सकते हैं। अब आप लोग एग्जाम्पल से समझिए कि द्विघात समीकरण कैसे हम लोग बनाएंगे, किसको कहते हैं। ये द्विघात समीकरण का मूल रूप हुआ a b c के जगह पर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। वास्तविक संख्या मतलब परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, दोनों को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। a की जगह पर मान लीजिए हमने 2 लिख लिया, x²। b के भी जगह पर हमने मान लीजिए 3 लिख लिया तो x रहेगा। और c के भी जगह पर हम लोग कुछ भी लिख लेते हैं। तो देखिए, ये जो
समीकरण बना है यही द्विघात समीकरण बनेगा। ए बी सी के जगह पर आप लोग कुछ भी रख सकते हैं। चर का घात यहाँ 2 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 0, ये दोनों नहीं रहेगा तब भी कोई बात नहीं है। चर का अधिकतम घात 2 होना चाहिए द्विघात समीकरण में, ये याद रखेंगे आप लोग। तो यही हो गया द्विघात समीकरण। फिर जैसे मान लीजिए ये वाला पद 0 नहीं हो सकता, ये दोनों 0 भी हो सकता है। मतलब अगर हमने केवल ऐसे लिख दिया 2x² = 0, तो इसको भी आप लोग द्विघात समीकरण कहेंगे, क्योंकि चर का अधिकतम घात 2 है। अब इसमें ये वाला पद और ये वाला पद दोनों 0 है, लेकिन द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से फिर मान लीजिए अगर हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 2x² + 5 = 0, ये भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि चर का अधिकतम घात 2 है। यहां पर देखिए अगर हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ये वाला हम लोग 0 कर दें, अगर ये वाला पद 0 हो जाएगा तब क्या होगा? तब देखिए ऐसे हो जाएगा समीकरण, तो ये द्विघात समीकरण नहीं हुआ। इसीलिए यहां कहा गया है a ≠ 0, मतलब ये वाला पद 0 नहीं हो सकता है। ये दोनों 0 होंगे तब भी द्विघात समीकरण रहेगा, लेकिन अगर ये 0 कर देते हैं तो देखिए इस तरह का बना, जो कि द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो अब आप लोग जान चुके हैं कि द्विघात समीकरण कहते किसको हैं। एक बात और याद रखेंगे आप लोग, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? तो चर के घातों को अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में लिखने को द्विघात समीकरण का मानक रूप कहते हैं। जैसे यहां देखिए चर का घात 2 है, घटते क्रम में है, चर का घात 1 है, यहां चर का घात 0 है, तो यही क्या हो गया? मानक रूप हो गया। तो इस तरह से द्विघात समीकरण आप लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो देखिए यहां पर प्रश्नावली 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। इसमें यह बताना है इसको हल करके कि ये द्विघात समीकरण हैं कि द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप लोग हमेशा द्विघात समीकरण का मूल रूप याद रखेंगे, ax² + bx + c = 0। जो उस टाइप के होंगे वो द्विघात समीकरण होंगे, जो उस टाइप के नहीं होंगे द्विघात समीकरण नहीं होंगे। पहले हम लोग इसको हल करेंगे, हल करके चेक करेंगे कैसे हल करेंगे। देखिए यहाँ a + b का होल स्क्वायर आप लोग क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। a + b का होल स्क्वायर को कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले इसका स्क्वायर लिखते हैं, फिर इसका स्क्वायर लिखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और फिर प्लस 2ab होता है, मतलब 2x और 1 का गुणा होगा तो 2x। a + b का होल स्क्वायर इतना हो गया। और फिर देखिए इक्वल लिखेंगे, 2 का x में गुणा है तो हम लोग 2x कर देंगे, 2 का -3 में गुणा हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने देखा जो ax² + bx + c जो बराबर 0, जो इसका मूल रूप होता है द्विघात समीकरण का, उसमें बराबर के इधर 0 लिखा हुआ होता है, तो हम लोग पूरे संख्या को इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो हो जाएगा x²। अब देखिए 2x जब बराबर के इधर हम लोग लाएंगे तो 2x ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में होगा, मतलब दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और -6 जब इधर आएगा तो +6 होगा, +6 और 1 जोड़ देंगे हम लोग तो 7 हो जाएगा, और इक्वल में 0। अब देखिए x² + 7 = 0 आया। इसमें x वाला जो पद होता है वो 0 है, तो जब भी दो घात आप लोग देखेंगे चर का तो कह देंगे कि ये क्या है? द्विघात समीकरण है। इसमें देखिए ये बताना था क्या द्विघात समीकरण है, तो लिखेंगे यहां आंसर में लिखेंगे द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ये हो गया आंसर। इसी तरह से इसको हल करके बताना है, तो देखिए x² - 2x इक्वल, यहां -2 का दोनों में गुणा हो जाएगा तो -6 और प्लस में 2x, सबको पक्षांतर इधर कर लेंगे तो x² ये -2x, ये देखिए +2x है, बराबर के इधर में आएगा तो ये भी -2x होगा, तो -2x और -2x मिलके हो जाएंगे माइनस में 4x, और -6 को इधर करेंगे तो प्लस में 6 हो जाएगा, और इक्वल यहाँ बचेगा 0। देखिए ये भी अधिकतम घात 2 है चर का, मतलब ये भी द्विघात समीकरण हम लोग लिखेंगे द्विघात समीकरण, ये भी द्विघात समीकरण हो गया। अब देखिए थर्ड वाला हम लोग देखते हैं, दोनों में आपस में मल्टीप्लाई है तो करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई, x का x में तो x², x का 1 में
तो x -2 का x में -2x और -2 का +1 में -2, ये हो गया। फिर देखिए यहां पर भी मल्टीप्लाई है, x का x में x², x का 3 में 3x, -1 का x में -x और -1 का +3 में -3। अब देखिए x² को जब हम लोग इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब याद रखेंगे आप लोग, जब x² दोनों में कैंसिल हो गया तो ये द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा, क्योंकि चर का अधिकतम घात 2 होना चाहिए, जबकि ये कैंसिल हो गया है, कट गया है। चर का अधिकतम घात 1 बचा है, तो हम लोग लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहां देखिए मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x², x का +1 में करेंगे तो 1x, -3 का 2x में हो जाएगा तो माइनस में 6x और -3 का 1 में -3 इक्वल, यहां देखिए x का x में करेंगे तो x², x का 5 में करेंगे तो 5x। अब देखिए x² जब बराबर के इधर लाएंगे, एक बार पक्षांतर कर लेते हैं, बराबर के इधर जब लाएंगे तो माइनस में x² हो जाएगा क्योंकि प्लस में है, और देखिए यहाँ प्लस में x, माइनस में 6x, माइनस में 3, इसको भी जब हम लोग इधर लाएंगे तो माइनस में 5x होगा और इधर हो जाएगा 0। और सॉल्व कर लेते हैं, 2x² में से एक x² घट जाएगा तो x² होगा, और यहाँ देखिए 5x और 6x 11x हो जाएंगे माइनस में, और उसमें से प्लस x घटाएंगे तो माइनस में 10x, और यहाँ पर बचेगा माइनस में 3 और इक्वल में 0। तो ये भी क्या है, देखिए चर का अधिकतम घात 2 है, तो द्विघात समीकरण है। ये भी द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करके फिर बताना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में भी मल्टीप्लाई दिया गया है। पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 2x का x में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का स्क्वायर, फिर 2x का -3 में करेंगे तो माइनस में 6x, -1 का x में -x और -1 का -3 में +3 हो जाएगा, और इक्वल में यहाँ भी देखिए मल्टीप्लाई जब करते हैं तो x का स्क्वायर, फिर -x, फिर 5 का x में करेंगे तो 5x, 5 का -1 में करेंगे तो माइनस में 5। सॉल्व करते हैं, सबको पक्षांतर कर लेते हैं। तो पक्षांतर देखिए करेंगे, x² प्लस में है, बराबर की इधर में आएगा तो माइनस में होगा और इसमें से घट जाएगा तो हो जाएगा x का स्क्वायर। फिर देखिए -6x और -x, -7x हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो प्लस में 7x। एक बार देखिए हम लोग पक्षांतर ऐसे कर लेते हैं, -6x माइनस में x प्लस में 3, ये इधर हमने कर लिया, घट गया है। फिर ये देखिए प्लस में x, फिर ये माइनस में 5x और ये प्लस में 5, और इधर हो जाएगा 0। पूरा संख्या हम लोग बराबर के इधर कर लेंगे। अब देखिए ये तो हमने घटा लिया x², 6x में से एक x, ये देखिए दोनों माइनस में है तो जोड़ लेंगे, 7x हो जाएगा, और ये भी जोड़ेंगे तो 7x और 5x 12x हो जाएगा माइनस में, और उसमें से एक को घटा लेंगे तो माइनस में 11x। अब देखिए 3 है और 5 है, दोनों प्लस में है तो हो जाएगा 8 इक्वल में 0। ये भी द्विघात समीकरण हो गया, लिखेंगे आंसर में द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण है, इसको हल करते हैं। 6 नंबर यहां पर हल करेंगे तो देखिए x का स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में 1 और इक्वल में x -2 का होल स्क्वायर है, फार्मूला है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और माइनस में 4x। जब ये -b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो फिर यहां देखिए जब x² बराबर किधर लाएंगे माइनस में होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो x का स्क्वायर जब कैंसिल हो गया तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, a + b का होल क्यूब, फार्मूला यहां लगाएंगे क्लास 8 का, a + b का होल क्यूब फार्मूला होता है a का क्यूब, फिर प्लस b का क्यूब, फिर प्लस 3ab, मतलब 6x हो जाएगा,
और ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब x प्लस 2, ये a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला हमने लगाया है। फिर देखिए इक्वल में यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x का क्यूब और फिर इसका इसमें होगा तो माइनस में 2x। सबको हम लोग पक्षांतर कर लेते हैं तो x का क्यूब है, ये 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और फिर यहाँ देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6x का स्क्वायर हो जाएगा और इसका इसमें करेंगे तो 12x और इसको भी पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है और ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा और बराबर यहां लिख लेंगे 0। हमेशा द्विघात समीकरण देखने के लिए लास्ट में 0 बचाएंगे। अब देखिए 2x का क्यूब में से जब एक x का क्यूब हम लोग घटाएंगे तो x का क्यूब ही बचेगा, मतलब जब x का घात 3 हो गया तब भी द्विघात समीकरण नहीं है, यहां पर घटाने जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि चर की घात देखिए 3 हो गई है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं 8 वाले क्वेश्चन को। यहां तो जैसे है वैसे लिख लेंगे x का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस में x और प्लस में 1 और इक्वल में a माइनस b का होल क्यूब। फार्मूला जब लगाएंगे तो a का क्यूब फिर माइनस में हो जाएगा b का क्यूब फिर माइनस में 3ab यानी कि 6x और ब्रैकेट में a माइनस b, ये होता है फार्मूला। एक बार इसको लिखते हैं x का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1, इसको बराबर के जब इधर लाएंगे तो माइनस में x का क्यूब और 2 का क्यूब 8 होगा, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर के इधर जब लाएंगे तो, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 6x स्क्वायर और बराबर के इधर आएगा तो प्लस में 6x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस का गुणा प्लस में 12x होगा, बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में 12x और बराबर 0। सबको हमने इधर कर लिया है। अब देखिए x क्यूब प्लस में x क्यूब माइनस में कैंसिल हो गया, जब भी कैंसिल हो जाएगा तो जोड़ने घटाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर घटाएंगे 2x स्क्वायर बचेगा और जब भी x स्क्वायर बचेगा तो आप लोग कह देंगे कि क्या है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, दिया गया है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। जो भी क्वेश्चन दूसरे नंबर में दिए गए हैं उनमें क्या करना है आप लोगों को, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको पढ़ के और द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है। कैसे इसको बनाएंगे, ये वर्ड में लिखा हुआ है, आप लोगों को इसको मैथ में कन्वर्ट करना है, द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। बस यहां हल नहीं करना है, इसमें ऊपर लिखा गया समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, केवल इसको पढ़ के समीकरण बना देना है। तो देखिए आयताकार का बात किया गया, हम लोग फिगर बना के समझते हैं। फिगर नहीं बनाना इस क्वेश्चन में, बना भी सकते हैं। आयताकार भूखंड कहने का मतलब ये हुआ, कोई भी आयताकार चीज जो होती है उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर, इसके सामने वाला ये बराबर होता है। अब देखिए कह रहा है कि जो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, ये जो क्षेत्रफल होता है पूरा ये दे दिया गया है 528 मीटर का स्क्वायर। कहा क्या है, इसकी लंबाई और चौड़ाई यही ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। कह रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, इसमें हम लोगों को मानना पड़ता है जो चीज क्वेश्चन में पूछा जाएगा। जैसे देखिए कह रहा है हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, मतलब लंबाई और चौड़ाई हमको मानना पड़ेगा। मानते कैसे हैं ये ध्यान देंगे। यहां देखिए कह रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, तो जिससे अधिक या कम कहेगा
पहले उसी को मानना पड़ेगा। देखिए ये कह रहा है चौड़ाई के 2 गुने से, जिससे कहेगा उसी को मानेंगे। चौड़ाई से कह रहा है लंबाई को, तो चौड़ाई पहले मानेंगे। चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक का है, तो हम लोग मान लीजिए अगर चौड़ाई को x मान लेते हैं मीटर, यहां देखिए मीटर में कहा गया है, मीटर में जो लंबाई और चौड़ाई होगा मीटर में होने चाहिए, तो हम लोग मीटर में मानेंगे। तो चौड़ाई देखिए चौड़ाई को कहा गया है, तो चौड़ाई को ही पहले हम लोग मान लेंगे कि चौड़ाई x मीटर है। तो लंबाई देखिए यहीं से निकल जाएगा, कह रहा लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, जो ये लंबाई होगा चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक होगा। अधिक के लिए जोड़ेंगे, कम के लिए घटाएंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा समीकरण अभी बन जाएगा। कैसे हम लोग लिखेंगे, माना चौड़ाई बराबर x मीटर। चौड़ाई हम लोग मान लेंगे x, तो लंबाई को देखिए कहा गया, लंबाई जो होगा चौड़ाई के 2 गुने से, 2 गुना मतलब 2 का गुणा कर देंगे। चौड़ाई हमने x माना, तो लंबाई क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जो लंबाई होगा इस चौड़ाई के 2 गुने से, देखिए चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक होगा, एक अधिक के लिए जोड़ देंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिख सकते हैं 2 का x में गुणा है तो 2x और प्लस 1, इसको भी हम लोग लिखेंगे मीटर। तो इस तरह से देखिए हमने लंबाई और चौड़ाई दोनों यहां पर मान लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां क्षेत्रफल भी दिया गया है, क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग जो द्विघात समीकरण बनाएंगे, यहां हम लिखेंगे हम लोग प्रश्न के अनुसार, या इसी को लिखते हैं प्रश्नानुसार। हमको बनाना है द्विघात समीकरण। तो आप लोग जानते हैं जब भी कोई आयताकार चीज होगा, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, यहां लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा में चौड़ाई। आप लोग जानते हैं कोई भी आयताकार चीज हो उसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल के जगह पर हम लोग लिख लेंगे 528, देखिए दे दिया गया है। क्षेत्रफल के जगह पर लिखेंगे 528 बराबर लंबाई है, देखिए यहां पर 2x + 1 और गुणा में चौड़ाई के जगह पर रख लेंगे x। सॉल्व करते हैं इसको, तो 528 बराबर हो जाएगा x का, इसमें गुणा करेंगे तो 2x², x का 1 में गुणा करेंगे तो +x। सबको एक तरफ पक्षांतर करते हैं, 528 को जब हम लोग इधर करेंगे तो हो जाएगा 2x² +x, और इसको इधर करेंगे तो माइनस में 528 और बराबर इधर बच जाएगा 0, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 0। चाहे इसको इधर लिखा चाहे इसको इधर लिखा, तो ये हमारा समीकरण बन गया। हल नहीं करना है, केवल द्विघात समीकरण बनाना है, तो यही हमारा आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब इसमें देखिए पूर्णांक हमको पूछा गया है, कितना पूर्णांक, 2 पूर्णांक। पूर्णांक मतलब हमको कोई भी चर में उसको हम लोग मान लेंगे x y z में दोनों को, और कैसे मानेंगे ये एक बात याद रखेंगे, जब भी धनात्मक पूर्णांक क्रमागत कहेगा, क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद दूसरा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया गया हो, आप लोग देखते हैं 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 4। तो 1 के बाद 2 को क्रमागत कहेंगे, 2 के बाद 3 को क्रमागत, 3 के बाद 4 को क्रमागत, मतलब एक दूसरे के तुरंत बाद। अब 1 के बाद का क्रमागत संख्या प्राप्त करना, तो आप लोग क्या करेंगे, 1 में 1 को जोड़ना पड़ेगा तभी 2 मिलेगा। 2 का क्रमागत संख्या ज्ञात करना है तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा। 3 का क्रमागत संख्या ज्ञात करना है, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा। मतलब क्रमागत संख्या पाने के लिए क्या करते हैं, 1 को जोड़ते हैं।
तो हम लोगों को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे माना एक धनात्मक पूर्णांक, माना एक धनात्मक पूर्णांक बराबर x, कुछ भी मान लेंगे पहला वाला जो दिया गया है। लेकिन याद रखेंगे जब क्रमागत दूसरा निकालना होगा तो क्या करते हैं, दूसरे के लिए एक जोड़ते हैं। पहला वाला जो मान लेंगे दूसरे वाले को निकालने के लिए एक जोड़ते हैं, तो उसके बाद का निकलता। तो इसी तरह से यहां भी एक धनात्मक पूर्णांक जब हमने x माना तो दूसरा क्या हो जाएगा, लिखेंगे दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x में एक जोड़ देंगे, x में एक जोड़ेंगे तो x + 1 हो जाएगा। ये याद रखेंगे आप लोग। अब दोनों धनात्मक पूर्णांक जब हमने मान लिया तो जो प्रश्न कहेगा, प्रश्न के अनुसार देखिए क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमने मान लिया, दोनों का गुणनफल कितना है, 306 है। तो हम लोग इसी को ऐसे लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल कहाँ है, दोनों का गुणनफल मतलब दोनों का गुणा करने पर कितना दिया गया है, 306। तो दोनों का हमने गुणा किया, बराबर लिखा 306। इसी को सॉल्व करके द्विघात समीकरण बना लेना है। x का x में गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस x का 1 में करेंगे तो x, और इक्वल में 306। इसको इधर पक्षांतर जब कर लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस x, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 306, और बराबर इधर बचेगा 0। यही देखिए हो गया द्विघात समीकरण। तो इस तरह से आप लोगों को हल करना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये आप लोग यहां पर नोट नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए हमने आप लोगों से बताया कि जब भी जिससे कहेगा उसी को मानेंगे, और यहाँ पर दिया भी गया है रोहन की वर्तमान आयु, तो हम लोग यही मान लेंगे, लिखेंगे माना, और आयु वाले क्वेश्चन में हमेशा पहले वर्तमान आयु ही मानते हैं। लिखेंगे रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। रोहन का अब हम लोगों ने मान लिया जब x वर्ष हो गया तो रोहन के मां की आयु कह रहा है 26 वर्ष, इससे बड़ी है। बड़ा के लिए हम लोग प्लस करेंगे, ज्यादा के लिए भी प्लस करते हैं, कम के लिए माइनस करते हैं। तो बड़ी के लिए प्लस करेंगे कितना, 26 वर्ष बड़ी है तो x + 26 हम लोग कर लेंगे, तो रोहन के मां की आयु हो जाएगी। हम लोग लिखेंगे रोहन के मां की वर्तमान आयु बराबर x + 26 वर्ष। क्योंकि 26 वर्ष बड़ी है तो 26 हम लोग जोड़ देंगे बड़ा के लिए। अब देखिए दोनों का जब वर्तमान आयु निकल गया, हमको वर्तमान आयु से नहीं मतलब है। जब भी क्वेश्चन में बाद दिया होगा, देखिए पश्चात दिया गया है मतलब बाद या पहले दिया गया हो, तो उसको भी हम लोगों को यहाँ निकालना पड़ेगा। फिर हम लोग प्रश्न के अनुसार में समीकरण बनाएंगे। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में कहा गया है गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो जब भी बाद के लिए बात किया गया हो तो हम लोग क्या करेंगे, बाद वाला निकालेंगे। बाद के लिए भी प्लस करते हैं और पहले के लिए माइनस करते हैं। तो हम लोग रोहन का 3 वर्ष बाद का आयु निकालेंगे। 3 वर्ष बाद जब कहा है तो हम लोग लिखेंगे रोहन की 3 वर्ष पश्चात आयु मतलब होता है उम्र, हमेशा वर्ष में माना जाता है इसको। रोहन की 3 वर्ष पश्चात आयु बराबर, अब देखिए रोहन की इस समय की आयु है x, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा, और यहां वर्ष लिख लेंगे। इसी तरह से रोहन के मां की 3 वर्ष पश्चात आयु क्या हो जाएगी, लिखेंगे रोहन के मां की
3 वर्ष पश्चात आय बराबर, अब रोहन के मां की आयु देखिए x प्लस 26 है, मतलब इस समय x प्लस 26 है, और 3 वर्ष पश्चात, तो 3 हम लोग इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा x प्लस 26 और 3 जोड़ेंगे तो 29 वर्ष, x प्लस 29 वर्ष। अब देखिए जब हम लोग दोनों का 3 वर्ष पश्चात वाला आयु निकाल लिए तो हम लोग क्या करेंगे, दिया गया है गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 है। अब हम लोग प्रश्न के अनुसार लिखेंगे प्रश्नानुसार, यहां समीकरण बन जाएगा। प्रश्नानुसार में लिखेंगे दोनों का गुणनफल, देखिए 3 वर्ष पश्चात वाला ही दोनों का लेंगे, ये दोनों का नहीं लेंगे। हम लोग लिखेंगे x प्लस 3 गुणा में x प्लस 29 बराबर कितना दिया गया है, देखिए 360 है। तो यहां से हम लोग समीकरण बनाएंगे, x का गुणा करेंगे x में तो x का स्क्वायर, फिर प्लस x का 29 में गुणा करेंगे तो 29x हो जाएगा, और फिर प्लस 3 का x में गुणा करेंगे तो 3x, और 3 का 29 में गुणा करेंगे तो 87 बराबर 360। सबको हम लोग पक्षांतर कर लेते हैं तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 29x, 3x जोड़ेंगे तो 32x, और प्लस 87, और इसको इधर करेंगे तो माइनस में 360 बराबर यहां बचेगा 0। अब देखिए x स्क्वायर लिखेंगे प्लस में 32x, और माइनस में देखिए 360 में से 87 को जब हम लोग घटाएंगे तो हो जाएगा 273 बराबर 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पर ऊपर दिया गया केवल समीकरण बनाना है, तो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ के समीकरण बनाएंगे। जो चीज पूछेगा वही हम लोग मान लेते हैं। देखिए पूछा गया हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो हम लोग रेलगाड़ी की चाल पहले मान लेंगे, फिर आगे देख। तो हम लोग लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x। रेलगाड़ी की चाल को हमने x माना, लेकिन देखिए चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकेंड में होता है। यहाँ जैसे देख सकते हैं आप लोग, चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो हम लोग वही मानेंगे। रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, चाल को ऐसे मानते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। तो हमने चाल तो मान लिया इतना है, दूरी कितना है देखिए, कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी कितना है, हम लोग लिखेंगे दूरी बराबर दे दिया गया है 480 किलोमीटर, ये भी लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए आप लोग एक फार्मूला जानते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल। यहाँ चाल दे दिया, दूरी दे दिया, तो हम लोग समय निकाल सकते हैं। फार्मूला आप लोग जानते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, ये फार्मूला आप लोग जानते हैं। तो हम लोग यहाँ निकालेंगे, हम लोग लिखेंगे समय बराबर निकल जाएगा कितना, दूरी बटा चाल से। दूरी देखिए 480 है, तो 480 बटा में चाल देखिए हमने x माना तो x लिखेंगे, ये निकल जाएगा समय। अब समय किस में आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय को हम लोग लिखेंगे घंटा या घंटे लिख लेंगे। चाल हमने मान लिया, दूरी दिया था तो हमने समय निकाल लिया इतना। अब देखिए क्वेश्चन में एक चीज और दिया गया है, कह रहा कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, चाल को कह रहा है, चाल x है, कह रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम। हमने बताया था आप लोगों को, कम के लिए माइनस करते हैं
अधिक के लिए प्लस करते हैं, तो कम दिया है तो हम लोग लिखेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर जो चाल होगा क्या होगा, हम लोग लिखेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर चाल। अब देखिए जब 8 किलोमीटर कम होगा चाल तो चाल कितना हो जाएगा, x में से हम लोगों को घटाना पड़ेगा 8, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है तो लिखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दूरी तो वही है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, उसी दूरी को, दूरी वही है तो लिखेंगे दूरी, फिर से हम लोग लिख लेते हैं दूरी बराबर 480 ही है किलोमीटर। अब यहां से फिर से हम लोग समय निकाल सकते हैं, हम लोग लिखेंगे पुनः समय, समय बराबर यहां से क्या हो जाएगा, फार्मूला यही है दूरी बटा चाल, तो दूरी तो देखिए 480 ही है, दूरी बटा चाल, और चाल कितना हो गया है x माइनस 8 घंटे। अब देखिए अब इतना हम लोगों ने जब लिख लिया, अब हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, मतलब अब प्रश्न क्या कह रहा है, कैसे हम लोग समीकरण बनाएंगे उसको लिखते हैं। तो यहां हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार में ध्यान देंगे, कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखिए अब कितना समय ले रही है, जब चाल हमने कम कर दिया तो इतना समय ले रही है। हम लोग समीकरण देखिए कैसे बनाएंगे, लिखेंगे 480 बटा में x माइनस 8 बराबर, देखिए अब इतना समय ले रही है, जबकि कह रहा है कि अगर चाल कम कर दिया जाए तो पहले से 3 घंटे अधिक लेती, जो उसी दूरी को तय करने में पहले कितना समय ले रही थी, पहले समय ले रही थी 480 बटा x, तो पहले वाले समय से जो चाल कम कर दिया गया, जो समय ये आया हमारा, देखिए समय चाल कम करने पर ये समय किसके बराबर है, पहले वाला जो समय है जब चाल कम कर दिया जाए तो जो समय है कह रहा है पहले वाले समय से 3 घंटे अधिक लेती, तो पहला वाला समय हमारा 480 बटा x है, इससे 3 अधिक लेती मतलब +3 कर देंगे। इसी को सॉल्व करके समीकरण बनाना है, इसको हम लोग यहां नहीं लिखेंगे, अब हम लोग यहां लिख लेते हैं। देखिए इसी को सॉल्व करना है तो हम लोग इसको पक्षांतर करते हैं, एक तरफ लिखेंगे 480 बटा में x माइनस 8, ये देखिए x वाला एक तरफ करेंगे, जब इधर प्लस में है बराबर की इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 480 बटा में x और बराबर इधर बचेगा 3। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लेंगे एलसीएम, एलसीएम जब लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो x और इंटू x माइनस 8, ये एलसीएम हो जाएगा। इससे जब हम लोग डिवाइड करेंगे ये पूरा कैंसिल होगा, x माइनस 8 से x बचेगा, x का इसमें गुणा हो जाएगा तो होगा 480 x माइनस, यहाँ देखिए x से x कैंसिल होगा, 480 का गुणा इसमें हो जाएगा x माइनस 8 में, और बराबर यहां लिखेंगे 3। अब देखिए क्या करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ये नीचे भाग में है, उधर करेंगे तो गुणा में हो जाएगा, यहां लिखेंगे 480 x माइनस 480 का x में गुणा करेंगे तो 480 x, और माइनस माइनस का गुणा प्लस, 480 का 8 में जब गुणा करेंगे 3840 हो जाएगा। अब देखिए और बटा में लिखेंगे ये, इसका भी गुणा कर लेते हैं, x का x में गुणा x स्क्वायर, x का 8 में गुणा करेंगे माइनस में 8x और बराबर में 3।
अब देखिए 480x प्लस में है, 480x माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। ये नीचे वाले संख्या भाग में उधर करेंगे तो गुणाम हो जाएंगे। यहाँ बचेगा देखिए 3840 बराबर, ये उधर गया गुणा होगा 3 का एक्स स्क्वायर में गुणा होगा तो 3x स्क्वायर, और उधर गया है 3 का, इसमें भी गुणा होगा तो माइनस में 8 का 3 में 24x। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या को जब हम लोग उधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा और यहाँ बच जाएगा 0। लिखेंगे कैसे, देखिए 3x स्क्वायर माइनस में 24x, और ये इधर जाएगा तो माइनस में 3840, इधर बचा है 0, हम लोग यहाँ लिख देते हैं 0। तो इस तरह से समीकरण हमारा बन गया। आप देखिए, या तो आप लोग ये आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो 3 सब में से कॉमन लेंगे और उधर भेजेंगे तो 0 में भाग होगा तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3 यहाँ कॉमन लेंगे तो 8x होगा, 3 का 8 में गुणा करेंगे तो 24 होता है, और 3 जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1280 हो जाएगा, और बराबर यहाँ 0। 3 जो कॉमन लेंगे तीनों में से, बराबर के उधर करेंगे, इधर गुणा में रहेगा, उधर जाएगा भाग होगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो ये इतना हो गया समीकरण, ये हमारा आंसर हो जाएगा। द्विघात समीकरण हमारा बनाना था, द्विघात समीकरण बन गया। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है।